नमस्कार। प्रारब्धों पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम। गौरव जी, हमारी टीम ने थंबनेल बनाया है और आज की चर्चा का मेरा दोनों एंगल या उसे प्रश्न कहिए या बिंदु कहिए, वो यही है। सुब्रमण्यम स्वामी की समस्या क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी को समस्या क्या है? दर्शकों, ये एक ऐसा नाम है भारतीय राजनीति का जिसने वाजपेयी जी के समय में भी कुछ काम किया है। गांधी परिवार के कभी नजदीकी रहे हैं। अपने आप को पुराना संघी भी कहते हैं। एकमात्र एक जनता पार्टी बना के अकेले चलते भी रहते हैं, राजनीति भी। कभी कहते हैं शिक्षक हैं और रहे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वकील नहीं है, लेकिन जाने जाते हैं हमेशा मुकदमों के लिए। जिस नए मामले का मैं जिक्र करूं तो नेशनल हेराल्ड का केस, क्रेडिट जाता है इनको, ये लेते भी हैं क्रेडिट, लेकिन 11 साल हो गए और अब जो नया डेवलपमेंट हुआ उसमें क्या किया आखिरकार स्वामी जी ने? गौरव जी, मैं आपको अगर ये अनुमति हो तो दिखाता चलूं। स्वामी ने नेशनल हेराल्ड में अपनी शिकायत वापस ले ली 11 साल तक महफिल लूटने के बाद। लेकिन क्या ईडी बेसहारा हो गई? नहीं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नया फ्रेश एफआईआर दायर किया और अब स्वामी का उस केस को विड्रॉ करना या न करना अब इससे कोई मतलब नहीं। अब यह नेशनल हेराल्ड का केस अपने 11 साल के सफर को आगे जारी रखेगा और अब इसमें फैसले की भी बहुत जल्दी उम्मीद है। लेकिन बीच बीच में जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है गौरव जी, चाहे वाजपेयी जी का दौर याद करें, आप तो बिल्कुल इनको अध्ययन कर रहे हैं, और अभी जो इनकी समस्या पीड़ा अपनी सांसदी जाने रिपीट न करने, या कभी जयशंकर से प्रॉब्लम, कभी जेटली जी से प्रॉब्लम रही इनकी, तो एक पुराना सिलसिला रहा है। कई लोग इन्हें पॉलिटिकल ब्लैकमेलर भी कहते हैं। मैं वही बातें कह रहा हूं जो लोग कहते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी से इनको समस्या क्या है? जिस तरीके से इन्होंने और मधुकेश्वर ने आपत्तिजनक भद्दा और घिनौने तरह के एक ट्वीट किए, बाद में विड्रॉ भी कर लिया, जिसका कि जवाब स्वामी को देना चाहिए। समस्या क्या है इस आदमी की? क्या है ये आदमी भारतीय राजनीति में, वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी एरा तक? गौरव जी प्लीज। मैं आप सभी दर्शकों को प्रणाम करके ये बोलता हूँ कि आज थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करी है, जो मेरी स्टडी है। मैं किसी और की स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं केवल प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। तो इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। आप सब समझदार लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अपना खुद का विवेक इस्तेमाल कीजिएगा। मेरी हर बात पे सहमत होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बताया वाजपेयी जी से आज तक। आप एक पहलू भूल गए, वाजपेयी जी से पहले चंद्रशेखर सरकार। चंद्रशेखर सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी जी कॉमर्स मिनिस्टर थे और उस सरकार ने भारत का गोल्ड गिरवी रखा था। सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बोलते हैं और बहुत बड़ा रिफॉर्मर बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि सरकार में रहते हुए सरकार ने सोने को गिरवी रखा, तब उनकी इकोनॉमिक्स नॉलेज कहाँ चली गई थी? ये हो क्यों रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी महादेव के आशीर्वाद से बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनको जितना प्यार विश्वास लोगों से मिला, लोगों ने, हिंदुओं ने उनको एक तरह से भगवान मान लिया कि जो स्वामी जी कहेंगे वही सही है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक एक गुरु का दर्जा लगभग स्वामी जी को मिल गया था। लेकिन वही होता है, कुछ चीजें हजम नहीं होती हैं जल्दी। हवा में जब इंसान उड़ने लगता है, जब गुरु का दर्जा मिलता है, जब उसको लोग भगवान की उपाधि बनाते हैं, तो वो ये सोचने लगता है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे पेट चमचे मेरे को भगवान मानते हैं। स्वामी जी
राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम उनसे पूछा गया क्या राजीव गांधी बोफोर्स में जब पैसे लिए किकबैक, जिसका खुलासा स्वीडन की मैगजीन ने करा, तो स्वामी जी ने उसको नकार दिया। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जो ज्ञान है, वो ज्ञान अपने आप को महान बनाने में खर्च हो रहा है, ना कि राष्ट्र को महान बनाने में, ना हिंदुओं को महान बनाने में। अब मैं एक-एक पॉइंट लेके चलता हूँ। श्री राम जन्मभूमि का केस स्वामी जी ने फाइल करा, जिसका उन्होंने हमेशा क्रेडिट लिया और लेना भी चाहिए। लेकिन जब बारीकी से मैंने देखा, तो मुझे ज्ञात हुआ, क्योंकि देखिए, मैं इस बात को झुठलाऊँगा नहीं, स्वामी जी का मैं भी फैन रहा हूँ और बहुत बड़ा वाला फैन रहा हूँ। 2013 से पहले मुंबई में मैं एक बार उनसे मिला, मैंने उन्हें कुछ बातें बताई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था, "ये किसी को मत बताना", जबकि मैं सोशल मीडिया पे लिखता था, "ये किसी को मत बताना, ये तुम मुझे बताओ, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, मैं देखता हूँ।" जब वो "मैं देखता हूँ" वाली बात आई ना, तब मेरे दिमाग की घंटी बज गई। स्वामी जी ने अपनी पार्टी बनाई, भारत की इकलौती पार्टी जिसमें एक ही सदस्य रहा हमेशा और वो खुद रहे, एक तरह से प्रोप्राइटरी कंपनी। केवल एक व्यक्ति स्वामी जी के पार्टी में आया, जो लोगों को शायद याद ना हो, जिसको उन्होंने पार्टी में आने दिया, विजय माल्या। तो किस ईमानदारी की बात करते हैं स्वामी जी, जब वो विजय माल्या जैसे लोगों को भी पार्टी में लेते हैं। तो पहली चीज शुरू होती है अटल जी से। अटल जी बहुत दूरदर्शी थे। यही स्वामी जी ने संघ के बारे में बोला था कि संघ को बैन कर देना चाहिए। आज वो बोलते हैं कि मैं संघी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन यही संघ, और मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको न्यूज़पेपर कटिंग मिल जाएगी, यही स्वामी जी थे। अटल जी की सरकार में संघ से प्रेशर लगाया था कि स्वामी जी को मंत्री पद दिया जाए, और वो भी वेरी स्पेसिफिक फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए, जिसपे अटल जी ने संघ को बोला था, या तो आप उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए या मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो अटल जी प्रधानमंत्री बने, और ये साहब, कोई मंत्रालय नहीं मिला इनको, कहीं घुसने नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ, इन्होंने ठान ली अटल जी की सरकार को गिराने के लिए। वो टी पार्टी बहुत फेमस है, कोई भी गूगल पे जाकर टी पार्टी सर्च करेगा, मिल जाएगा। टी पार्टी में आपने साथ लिया, कांग्रेस वगैरह तो थे ही, लेकिन आपने जो घटक दल भाजपा एनडीए के थे जिनका साथ लिया, उसमें सुश्री जयललिता जी भी थी। जयललिता। और आपने अटल जी को गिराने के लिए टी पार्टी करी, और आपने जयललिता जी का सहारा लिया, और उन्हीं जयललिता जी को जेल में भेज दिया। ये आपके मापदंड क्या थे? आप किसी के लॉयल तो कभी हुए नहीं। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सोनिया गांधी के लिए। देखिए, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आपत्तिजनक शब्दों का मैं विरोध करता हूं, चाहे किसी के लिए भी हो। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को वैश्या बोलना, किसी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। वही स्वामी जी जो सोनिया गांधी के चरणों में बैठते थे, उन्होंने आज उनको वैश्या बोलना शुरू कर दिया। तो ये सीन है क्या? फिर आपने जब अटल जी की सरकार गिराई थी, जो मेरी जानकारी है, इनको वादा ये किया गया था कि आप गिरा दो, उसके बाद हम प्रधानमंत्री आपको बनाएंगे। में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो चुने गए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मनमोहन सिंह सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। तो 2004 से पहले सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसे ही वो हुआ 2004 के बाद, सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर सोनिया गांधी के लिए बदल गए, गाली गलौज पे आ गए, बिलो द बेल्ट कमेंट करना उनकी फ्रस्ट्रेशन की निशानी है, वो करने लगे। अब सुब्रमण्यम स्वामी का क्लेम टू फेम क्या है? पहला,
राम मंदिर का केस सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़ा। आप लोग सभी विद्वान हैं, आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे या गूगल पे आपका सारा डेटा होता है। आप खुद सर्च कीजिए सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस राम मंदिर का था क्या। सुब्रमण्यम स्वामी का केस जो राम मंदिर का था वो ये था कि हमें पूजा का अधिकार होना चाहिए, यानी पूजा का अधिकार मांगा था। यानी चाहे रामलला टेंट में रहें, मंदिर में रहें या सड़क के फुटपाथ पे रहें, हमें पूजा का अधिकार होना चाहिए, जो उस समय रिस्ट्रिक्टेड था। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो कि रामलला के कपड़े बदलने के लिए भी कोर्ट से परमिशन ली जाती थी और बजट सैंक्शन कराया जाता था, तब जाके रामलला के कपड़े बदले जाते थे। या टेंट फट गया होता था तो टेंट बदलने के लिए, टेंट को रिपेयर करने के लिए बजट एलोकेट कोर्ट करता था और कोर्ट के माध्यम से ये होता था। तो आपने मंदिर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, आपने लड़ाई लड़ी थी पूजा के लिए। तभी जब डे टू डे हियरिंग शुरू हुई तो जस्टिस गोगोई ने सुब्रमण्यम स्वामी जो घुसना चाह रहे थे उस केस में, उनको बाहर निकाल दिया। तो 30 साल तक ये केस लगा रहा। अब केस था क्या? जो मोदी सरकार ने केस लड़ा वो केस था क्या? मोदी सरकार ने पूजा के अधिकार का केस नहीं लड़ा, रामलला के कपड़े बदलने और टेंट बदलने का केस नहीं लड़ा। मोदी सरकार ने केस लड़ा जिसका रामलला से कोई लेना देना नहीं था। वो केस ये था कि इस जमीन का मालिकाना हक किसके हाथ में है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कभी अयोध्या जाएं तो पूछ लीजिएगा निमोई अखाड़ा कहां पर है, और निमोई अखाड़ा में जाके श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम ले लीजिएगा। अगर आपकी ठुकाई ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो लोग नफरत करते हैं और वो लोग खुद बोलते इस व्यक्ति ने श्री राम आया, जबकि मुस्लिम समुदाय और इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया था। अब मुझे डेट याद नहीं है, 90s अर्ली 90s में एग्रीमेंट हो गया था कि हम वहां पर श्री राम जी का मंदिर बनाएंगे। लेकिन जैसे ये हुआ, ये पूजा का अधिकार लेके कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने हर प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया और रामलला का मंदिर 30 साल के लिए डिले हो गया, जो नरेंद्र मोदी जी की मेहनत से वापस आया। सवाल ये उठता है डिले क्यों करा? दूसरा क्लेम टू फेम जो सुब्रमण्यम स्वामी जी का है वो है राम सेतु। राम सेतु पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बोला है, कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर। इन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोली, जो इन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, और इनके जो चट्टे बट्टे हैं उन्होंने उस चीज को फैलाया। क्योंकि अगर आप काउंटर करो तो फिर इनके जो चट्टे बट्टे हैं जो किसी टाइम बॉलीवुड में लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे, अब उनके साथ बैठ गए, ये लोग आपके ऊपर पिल जाएंगे, गालियां गलौच और कैरेक्टर असैसिनेशन, और मतलब बिना तर्क के हर चीज शुरू कर देंगे। मैं तो इन चीजों को झेला हुआ हूं। जितना चरित्र हनन मेरा हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ होगा सोशल मीडिया पे। तो राम सेतु की बात करिए, और सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या फैलाया कि राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट बना देना चाहिए। एग्री करते हो ना आप अविनीश भाई? राम सेतु हमारी धरोहर है और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये कहा था कि इसको नेशनल मॉन्यूमेंट बना देना चाहिए। अब आप समझिए नेशनल मॉन्यूमेंट होता क्या है, जरा बाइलॉज पढ़ लीजिए उसके। नेशनल मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कि आप उस जगह पे
खोदना वोदना तो दूर की बात, आप एक कील भी नहीं गाड़ सकते। आप तो आईसीएसईआर से रहे हैं, आपको इन चीजों का ज्ञान होगा अवनीश भाई। आप वहां पर एक कील नहीं गाड़ सकते। अब मैं राम सेतु को 2 मिनट के लिए भगवान श्री राम से अलग करता हूं, एक ज्योग्राफिकल सेटअप में देखता हूं। सोनिया गांधी ने कहा था, रॉबर्ट वडेरा ने, और इन्होंने बहुत पैसे भी बनाए, इनका पूरा प्लान था राम सेतु को खत्म करना। मतलब दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम। और सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना था राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट बनाना। ये नेक्स्ट एक्सट्रीम। अब राम सेतु, भगवान श्री राम को 1 मिनट के लिए भूल जाए, राम सेतु क्यों जरूरी है? दुनिया में जितना भी थोरियम है, उस सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश में थोरियम है तो वो है भारत। और भारत में सबसे ज्यादा थोरियम का डिपॉजिट अगर कहीं है तो राम सेतु की नीचे की चट्टानों में। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा और बात खत्म, मतलब इसको बना दो तो राम सेतु टूटेगा नहीं, वरना तो कोई भी तोड़ देगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप उसे नेशनल मॉन्यूमेंट बना देते हो तो सरकार हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, वी आर गवर्न बाय दैट डायरेक्टिव। लेकिन ये श्रीलंका नहीं करेगा, ये चाइना फॉलो नहीं करेगा। और राम सेतु से थोरियम की चोरी श्रीलंकन फिशिंग बोट के माध्यम से चाइना करता है। तो यानी अगर आप राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हो तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चाइना आपके थोरियम को खोद खोद के ले जाएगा। अब सवाल है थोरियम है क्यों जरूरी है? मैंने आप ही के चैनल में एक बात करी थी, शास्त्री जी की डेथ के 15 दिन बाद किसकी मृत्यु हुई थी? भाभा की हुई थी ना, होमी भाभा की। तो 70 या 80 के दशक में भारत में थोरियम रिएक्टर बन गया होता और हमारी ऊर्जा जितनी जरूरतें हैं वो थोरियम से पूरी हो रही होती, यानी भारत एक एनर्जी इंडिपेंडेंट देश बन चुका होता। अगर बन जाता तो नुकसान किसका होता? उन देशों का होता जो देश जबरदस्ती अपने न्यूक्लियर प्लांट बेचते हैं, अपने ही कंट्रोल में रख के दुनिया भर में बेचते हैं, यानी अमेरिका। तो नेशनल मॉन्यूमेंट में आप भारत का लगभग 80% थोरियम को डिग आउट करने से रोक रहे हो, यानी आप भारत को थोरियम रिएक्टर पे काम करने से रोक रहे हो। आप भारत का, जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने बोला था थोरियम के बारे में, आप भारत को थोरियम रिएक्टर बनाने से रोक रहे हो। किसकी शय पे? अमेरिका की शय पे। क्योंकि अगर भारत थोरियम खोदेगा तो ऐसा तो नहीं थोरियम खोद के बोलेगा पुल गिर गया हमें तो थोरियम मिल गया। कुछ रीइंफोर्समेंट तो करा जाएगा, सिविल रीइंफोर्समेंट करा जाएगा कि आप थोरियम भी निकाल लीजिए, लेकिन आप राम सेतु को भी उसके मूल स्वरूप में रखिए। ये रूल चाइना फॉलो नहीं करेगा, ये फुल कौन फॉलो करेगा? भारत। बिल्कुल मजबूरी है उसकी। तो अगर आप राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर देते हो तो नुकसान किसका हुआ? ऑब्वियसली भारत का। ठीक बात, ठीक बात है। अब आप राम सेतु हो गया, जयललिता हो गया, अब आ जाइए 2G पे। बड़ा उधम काटा जाता है 2G पे। ये भी सुब्रमण्यम स्वामी का केस था। क्या हुआ 2G पे? 2G था क्या? आपने मुझे स्पेक्ट्रम 100 रुपए में बेचा, मैं उस पे 1000 रुपए क्लेम कर रहा हूं।
भाई आप एक शैम्पू बनाते हैं, आप वो शैम्पू मुझे मेरी दुकान में रखते हैं, आपका बनावट बनती है 80 रुपए, आप मेरी दुकान में रखते हैं 100 रुपए का, 20 रुपए का आप प्रॉफिट लेते हैं। मैं डिपेंड करता हूं आगे कितने में बेचूं, मैं 150 में बेच देता हूं, मैं 50 रुपए मार्जिन ले लेता हूं। अब आप पे तो लीगल नहीं है ना, आप मेरे पास आके बोलोगे 150 रुपए क्यों कमाए। 2G केस कुछ था ही नहीं, ये फितूर था स्वामी का खड़ा हुआ। इस व्यक्ति ने हर उस इंसान की पीठ में छुरा घोंपा जिस इंसान ने इसका साथ दिया, क्योंकि जब आप में अपने दिमाग का घमंड चरम पे पहुंच जाए तो आप किसी की नहीं सुनते। तो आपने 2013 में ये देखा, अपॉर्चुनिटी देखी, जो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी समझने की, कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सोनिया गांधी ने तो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात से आया हुआ व्यक्ति है जिसको कोई नहीं जानता, अकल वकल है नहीं, उसमें ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां उसके पास है नहीं, और उसके पास इस तरह के भी लोग नहीं है जिनके पास हार्वर्ड की डिग्री हो और फाइनेंस की नॉलेज हो। तो भाई साहब अपनी पार्टी मर्ज कर दो और उसके बाद हम क्लेम कर लेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हें आज तक नहीं मिली, और इस वजह से उन्होंने पहले अरुण जेटली को गालियां देनी शुरू करी, फिर जयशंकर को गालियां देनी शुरू करी, फिर निर्मला सीतारमन को गालियां देना शुरू करी, जिस लेडी ने कोविड से लेके आज तक भारत की अर्थव्यवस्था संभाली बिना शोर शराबे के। बहुत राइट विंग के भी बहुत लोगों ने निर्मला जी को गालियां दी। तो सुब्रमण्यम स्वामी फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपना खुद को चाहते थे। ये तो साफ दिखता है। अटल जी की तरह नरेंद्र मोदी भी बहुत दूरदर्शी है। इन्होंने हर उस व्यक्ति को दूर रखा सरकार से जिस व्यक्ति का ये मानना था मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से आगे कोई कुछ हो नहीं सकता। अब मान लीजिए अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको दी गई होती, तो आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की कोई बात सुनेंगे या किसी की भी कोई बात? ये तो वो हैं जो अपना कर दिया फिर कागज वागज फेंक के निकल जाएंगे, मानना है तो मानो हम जा रहे हैं, काइंड ऑफ। अब आप दूसरे पहलू पे आ जाइए। सरकार में 4 सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं: होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी सब ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी सरकार में एक मंत्रालय ऐसा होता है जिसको पाई पाई का हिसाब पता होता है, सरकार कहां खर्च कर रही है और क्यों कर रही है। यानी राफेल आते हैं तो राफेल के वेपन सिस्टम में कितना खर्चा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ का बजट कभी आईबी और रॉ के नाम से नहीं होता है कि आईबी को इतना जाएगा, रॉ को इतना जाएगा। वो एक सीक्रेट फंड होता है, वहां से फंडिंग होती है। यानी अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हो तो आपको पता है कि आईबी को क्या गया, रॉ को क्या गया। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं अननोन गनमैन की, अननोन लोगों की, बड़ा सोशल मीडिया पे चलता रहता है। रॉ अपने आप नहीं, रॉ कोई अननोन नहीं है, वो अपने आप नहीं जाती है काम करने, वो मर्सनरीज को हायर करते हैं। कोई भी एजेंसी हो, रॉ हो, सीआईए हो, मोसाद हो, एफएसबी हो, कोई भी हो, एमएसएस हो, वो मर्सनरीज को हायर करते हैं। अब हायर करने का तरीका क्या है? आप पैसे देते हो, बिल्कुल, और वो पैसे कैश में जाते हैं।
कोई बैंक ट्रांसफर तो होता नहीं है, उसका चेक तो लिखा नहीं जाता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती नहीं है, वो तो कैश शिप होता है। अब आपने 100 टन गेहूं अगर अफगानिस्तान भेजा, तो गेहूं और गेहूं के अंदर क्या है उसका खर्चा फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है। कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से इंटेलिजेंस पे, कौन से आर्म फोर्सेस में कहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी फाइनेंस मिनिस्टर को होती है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर वो होता है जो प्रधानमंत्री का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हो, जैसे अरुण जेटली और उसके बाद निर्मला सीतारमण। भारत के बाहर ये सारी डिटेल किसे चाहिए? CIA को चाहिए। तो क्या कारण है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पे जोर इसी वजह से दिया जाता है? मैं प्रश्न कर रहा हूं। ठीक प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, तो श्रीमान सुब्रमण्यम स्वामी जो अपने आप को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला था, कश्यप गोत्र के हैं, मैं भी कश्यप गोत्र का हूं। उन्होंने बोला था मैं कश्यप गोत्र का हूं तो कश्मीर तो मतलब पूजा करे मेरी, ऋषि कश्यप की भूमि है तो वो तो हमारी भूमि है। मैं उनके अंदर वो ब्राह्मणवादी, कश्यप ब्राह्मणवादी, अपने आप को भगवान मानने की बहुत बड़ी बीमारी है, और यही बीमारी उनका कारण है कि उनकी वाणी पे संयम नहीं रहता है, क्योंकि वो हर चीज में इंटाइटलमेंट ढूंढते हैं। मतलब ये आप तो कुछ रहा भी है। करो, आप कुछ भी करो, आप पहले उनसे पूछो। प्रधानमंत्री भी उनसे पूछे, प्रधानमंत्री का अपना कोई विवेक है नहीं। जयशंकर जो 40-45 साल फॉरेन मिनिस्ट्री में रहे, उनको फॉरेन मिनिस्ट्री पता नहीं है जो सुब्रमण्यम स्वामी को पता है। और आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी विराट हिंदू की इमेज खुद विराट हिंदू की इमेज बना के आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये अपने सबसे बड़ा बच्चों को सवाल, मेंटर नहीं कर पाए। सबसे बड़ा सवाल। इनकी पत्नी है, सर देसाई को बुलाया गया था, और उस बुक में लिखा है कि हमने अटल जी की सरकार इसलिए गिरा दी क्योंकि अटल जी हमें TADA नहीं दे रहे थे। मतलब आप इतने नीच हरकतों पे उतर आए हो कि TADA के लिए आपने भारत के पीठ पे छुरा घोंप दिया। सेल्फ सेंटर्ड की इससे बड़ी चीज क्या है? आप उठा के किताब पढ़ लीजिए। अब आते हैं वहां पर, तो 2013 में मैं भी स्वामी जी का भक्त था, नो डाउट अबाउट इट। बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कभी कभी बात करते हैं, लेकिन जब मैं मिला और इन्होंने मेरे से वो डॉक्यूमेंट मांगे, तब मेरा दिमाग थोड़ा ठनका। पहली चीज तो मैं डॉक्यूमेंट किसी को देता नहीं, ठीक है, क्लासिफाइड है। लेकिन उनके मांगने तरीके से मेरे दिमाग में घंटी बजी। ठीक है, मैंने उन्हें पढ़ना लिखना छोड़ दिया, काहे के लिए मैं अपना समय खराब करूं, मेरे पास बहुत काम था। घंटी बजी 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने खुलेआम अरुण जेटली जी को बहुत गालियां दी। बिल्कुल आपको बिल्कुल, ऐसा याद लग हो, रहा था कि कोई नस दब गई है उनकी, या बड़ा निजी नुकसान हो गया। ठीक है, और निजी नुकसान था भी, समझाता हूं। हम्म
उन्होंने खुल के गालियां दी। ठीक है, आप अरुण जी को गालियां दे रहे हैं, भाई हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आम इंसान हैं सड़क पे, ना हमारी इतनी हैसियत है स्वामी जी की तरह, ना अरुण जेटली तो खैर मंत्री थे बहुत बड़े, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि 100 रुपए के नोट एटीएम में डालने चाहिए, 2000 के नहीं, क्योंकि आप लोगों में बहुतों को पता होगा कि अगस्त में मैंने डिमोनेटाइजेशन की भविष्यवाणी कर दी थी, छठ पूजा के बाद, बिल्कुल प्रिसाइज। और मेरी बात अगर ना माने तो उस समय का एक चैनल होता था IBN7, उसके एंकर होते थे आकाश सोनी। आकाश सोनी से जाके बात कर लीजिएगा। जब आपने बोला 100 रुपए, तब मुझे समझ में आया कि सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ नहीं आता। ये जैसे ढोलक अंदर से खाली होती है ना, ये बिल्कुल वही हाल है। समझा देता हूं। एटीएम के अंदर नोट रखने के स्लॉट होते हैं। मान लीजिए 4 स्लॉट हैं, होते 100 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, इस तरह के। तो मान लीजिए 4 स्लॉट हैं। यहाँ नोट के डेनोमिनेशन से मतलब नहीं कर रहा मैं, लीफ से बात कर रहा हूं, मतलब पत्ते कितने आ सकते हैं नोट के। तो अगर एक स्टैक में मान लीजिए 100 पत्ते आते हैं, तो 4 स्टैक का मतलब हो गया 400 पत्ते आते हैं। अब अगर 400 पत्ते आपने 100 रुपए के रखे, तो टोटल वैल्यू हुई 40,000। ठीक है, 100 पत्ते 40,000 हुई ना। लेकिन अगर आपने वहीं 2,000 के रखे, तो वैल्यू कितनी हुई? राइट। यानी अगर सरकार 100 रुपए के नोट रखती और एक एटीएम को भरने में 25 मिनट लगते हैं, शट डाउन करना, लोड करना, कैलिब्रेट करना, और उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करना, लॉक करना, 25 मिनट लगते हैं अगर फास्टेस्ट वे में करा जाए। तो डीमोनेटाइजेशन में आपके एटीएम के बाद 400 लोगों की लाइन लगी हुई है जिनको पैसा चाहिए, और अगर एटीएम 100 रुपए का डिस्पेंस करती है, 100 रुपए का नोट, तो यानी 10 लोग पैसे निकाल पाएंगे, 10-20 लोग, उसके बाद फिर रुक जाएगा, फिर 25 मिनट रीलोड के लिए चाहिए। तो यानी आपने जो लोडिंग है एटीएम की, उसको 20 गुना बढ़ा दिया। तो 20 गुना का मतलब हुआ 250, 500 घंटे, 500 मिनट। आपने पूरे दिन में 500 मिनट बढ़ा दिए। अब लाइन खत्म होगी कभी? तो जब लाइन खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? लोग बैंक लूटेंगे, एटीएम लूटेंगे। तो 2,000 रुपए का नोट जरूरी था या 100 रुपए का नोट जरूरी था? अगर आप मेरे पास, मुझे मान लीजिए 500 रुपए चाहिए, या नहीं, मान उस समय लीजिए की समय की मांग डिमोनेटाइजेशन के समय की सबसे बड़ी मांग यही थी, क्योंकि कि लोगों में आप, पहली पहली बार था, लोगों में बहुत ज्यादा अजीब अजीब क्रिया, एकदम मतलब अजीब माहौल था उस समय। 2000 की नोट अगर नहीं आती तब तो मतलब निश्चित अराजकता हो गई होती। ठीक है, तो अराजकता हो गई होती, एटीएम लुट गए होते, बैंक लुट गए होते, और सरकार को वापस डीमोनेटाइजेशन को नल एंड वॉइड करना पड़ता। संभव था, बिल्कुल। डीमोनेटाइजेशन नल एंड वॉइड करने में किसका फायदा था? पॉलिटिकल पार्टियों का जो कैश में डील कर रहे थे, बिल्कुल। पाकिस्तान का जो कैश में डील करता था फेक करेंसी, और करप्ट बिजनेसमैन जो कैश में धंधा करते थे, यही फायदा होता उनका। ये आज भी रोना यही है ना, इन लोग का, राहुल गांधी का, सबका। सबका रोना यही है, बिल्कुल। और सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये 2000 और एक 100 रुपए का जो कॉम्प्लेक्स तुमने बनाया, जो कंट्रोवर्सी तुमने खड़ी करी, कभी तुमने लोगों को समझाया हम्म। कि 100 रुपए में क्या रिस्क था और 200 रुपए में क्या फायदा था?
तो किसके लिए काम कर रहे हैं आप? ठीक बात है। और ये मत भूलिए कि पाकिस्तान में अगर नोट छपता है भारत का, तो वो आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, वो छपता है CIA के अप्रूवल से, अमेरिकन एजेंसी के अप्रूवल से। यहां से मैं आपको, क्योंकि नोट की बात है, थोड़ी दूर और ले जाता हूं पीछे। IC-814 का किडनैप हुआ था, हाईजैक हुआ था। हाईजैक ले जाके मेघालय की सरकार को पता था, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अटल जी के पास नहीं पहुंचाई गई। मेघालय में कांग्रेस की सरकार थी। IC-814 कंधार ले जाया गया। कौन था उस प्लेन में? वो व्यक्ति जो कई देशों में करेंसी पेपर सप्लाई करता है, और वो भारत के एक परिवार का बहुत क्लोज है। कोई तो इशारा? है, समझ राजनीतिक गए परिवार? लोग, समझदार हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग समझदार हैं। पॉलिटिकल पॉलिटिकल फैमिली, मैं इतना ही पॉलिटिकल, पूछना। मैं पॉलिटिकल ओके, फैमिली की बात कर रहा हूँ। ओके, ओके। तो स्वामी जी, क्या सीन है भाई? फिर आज ये तक तो स्वामी जी ने भद्दी भाषा में इस्तेमाल करके सोनिया ये जी, राहुल, सबके लिए बोला। इन लोगों ने कभी केस क्यों नहीं करा? ये बात ये बात अब बोलने का तो उन्होंने मोदी जी के लिए भी बोल दिया। और एक सवाल और रख देता हूं, एक सवाल और रख देता हूं। जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय इन्होंने किया, अब मेरा एक ही सवाल है, मोदी जी जब सब जानते थे, मोदी जी ने इन्हें राज्यसभा सांसदी क्यों दी? और अगर दे दी तो झेलते क्यों रहे? या अपने नजदीक आने क्यों दिया? मैं नजदीक की बात कर रहा हूं, सांसदी तक की बात कर रहा हूं। क्या जरूरत थी देने की? नहीं दे देते तो क्या हो जाता? बस, ये आपकी बात सही है। यहीं पर एक तिगड़ी आती है, हम्म। और उस तिगड़ी का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, आदरणीय मोहन भागवत जी, और परम आदरणीय नितिन गडकरी जी। नरेंद्र मोदी और जी ने जब पहली सांसदी दी थी राज्यसभा की, वो संघ के प्रेशर में दी थी, मंत्री नहीं बनाया था। हाँ, मंत्री तो नहीं बनाया था, ये तो मंत्री क्लियर। बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन ये बोला था राज्यसभा दे देंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनाएंगे। क्योंकि राज्यसभा देने से ये व्यक्ति अपने आप में खुद एक्सपोज हो गया, क्योंकि इन्होंने राज्यसभा के पटल से वही शब्दावली इस्तेमाल करी जो संसदीय नहीं है, किसी पार्टी की अध्यक्षा पे, जो नहीं करनी चाहिए। एक संसद की अपनी मर्यादा होती है। आपके आप भी जानते हैं कौन कौन है। अब पप्पू यादव अगर संसद में हैं, तो ये पप्पू यादव है जहाँ पुरुलिया में हथियार गिराए गए थे। हथियार गिरा, बिल्कुल। तो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन एक संसद की मर्यादा होती है। बाहर आके आप बोलिए, लेकिन संसद की, लेकिन ये तो इनके जमान में लगाम है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। कंगना राणावत का ऑफिस उद्धव ठाकरे ने तोड़ दिया। हम्म। इन्होंने अपने, जो इनका लीगल काम करता है, क्योंकि ये तो लॉयर नहीं है, उसको ये तो बोला अपनी भाई वाइफ के नाम पे वो गलतनामा लगाते हैं अपने केसेस में, अपने जहां तक केसेस मेरी में। जानकारी है। जी, तो इन्होंने कंगना राणावत को बोला, परेशान ना हो, तुम्हारा केस हम लड़ेंगे। ठीक है, लड़ा? नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? एक दो क्योंकि स्टेटमेंट भी माइलेज, इसके आए थे माइलेज नहीं कंगना मिल के। रहा था। नहीं, हाँ। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि संसदीय जारी थी। इनको पता था हम्म। मोदी अब संसद फिर से रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि एक का ही वादा हुआ है। और अगर आप बाहर से संसद में आना है, तो आपको उद्धव ठाकरे का भी साथ चाहिए। तो उद्धव ठाकरे का साथ चाहिए, तो अगर उद्धव ठाकरे पे केस कर दोगे तो साथ नहीं मिलेगा।
बाद में हालांकि वो भी गणित बिगड़ी गई इनकी, उद्धव ठाकरे उस लायक नहीं रहे, उनके पास ही विधायक नहीं रहे नंबर के, तो राज्यसभा का कहाँ आता है। ठीक है। फिर जब पालगढ़ में पूजनीय साधु माला। साधु जी लोगों का हत्या हुई, तो इन्होंने पालगढ़ का कहानी शुरू करी, केस फाइल करा। नहीं किया, उसमें भी बढ़ चढ़ के बोले थे, मैं करूंगा मैं करूंगा। मैं करूंगा ट्विटर पे। हाँ ये हाँ। ट्विटर के महारथी हैं। अरे मुझे ट्रोल कर दिया था एक बार इनके चेलों ने, मैंने कुछ ऐसे ही पालघर वाले में मैंने लिख दिया और नीचे मुझे ट्रोल कर लिया, बड़ी बुरी तरह से ट्रोल कर लिया। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इनके जो चेले चपाटे हैं, बड़े अब खूंखार टाइप के हैं वैसे। इनके जो राइट हैंड है, वो बंबई के रियल एस्टेट के बहुत बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। हम्म। और उनके भाई हैं, जो जिनका कोई काम धंधा जिनका नहीं चल रहा था, वो बॉलीवुड में डांसर वगैरह सप्लाई करते थे, खासतौर से लड़कियों का। हम्म। वो सुब्रमण्य 2014 में सुब्रमण्यम के साथ चिपक गए और वहां से उनकी आरती उतरनी शुरू हो गई। भाई हम्म। नाम को कैश कर लो, ठीक है ना, नाम कैश कर लो। तो स्वामी जी के इतने एंगल हैं कि जितने जहन में समझ में आ गए वो बता दिए, जितने बताए जा सकते हैं वो बता दिए, वो बता दी। जो नहीं बताए जा सकते हैं अभी, जो जिसकी मर्यादा मैं रखूंगा, नहीं, वो रखनी भी पड़ेगी। समय आने पे अपने आप निकल जाएगा। अब मैंने आपको पूरा कनेक्शन बता दिया। अब आप एक बात याद रखिए, स्वामी जी के जो दामाद हैं, वो आम ब्रोकर्स में एजेंट है। हम्म। स्वामी जी ने एक बार लिखा था, ये रफेल, जब रफेल आने से पहले की बात है, रफेल ग्रेप वाइन और सारे एयरक्राफ्ट यूरो फाइटर वगैरह चेक कराए जा रहे थे, तब स्वामी जी ने बहुत स्ट्रेस करा था रैप्टर 22, F-22। हम्म। हम्म। कहाँ का था? अमेरिका का। स्वामी जी की डिग्री कहाँ की है? अमेरिका की। स्वामी जी का डिमोनेटाइजेशन से नुकसान किसका है? अमेरिका के पाले हुए कुत्तों का। स्वामी जी का दर्द अब समझ में आता है। और हमारी टीम ने जो थंबनेल में दो सवाल रखे ना, जो मैंने आपसे पूछे कि स्वामी जी की समस्या क्या है, स्वामी जी को समस्या क्या है, ये की और को, इन दोनों का फर्क, हालांकि एक 11 अलग साल तरीके का की परसेप्शन भी है। 11 साल की जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी, वो 11 साल की फ्रस्ट्रेशन उन्हें अब पता है वो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो इंसान जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो गाली गलौज पे और बिलो द बेल्ट कमेंट वो भूल जाता है, डिग्निफाइड लैंग्वेज भूल जाता है, वो भूल जाता है मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या खड़ा हूँ। देखिए, शोहरत को अर्जित करना मुश्किल नहीं है, मेंटेन लेकिन रखना, शोहरत को संभाल के रखना संभाल कर। और उस बिल्कुल। बीच में हम्बल रहना और सबकी इज्जत करके रहना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। इसीलिए शोहरत सबको हजम नहीं होती है। स्वामी जी बिल्कुल। को शोहरत हजम नहीं हुई। स्वामी जी को लोगों ने गुरु और भगवान का दर्जा दे दिया था, लेकिन वो हजम नहीं कर पाए। और आज हालत ये है कि स्वामी जी के, आप लिख दीजिए, नीचे जो कमेंट आएंगे वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। और नहीं, मैं बिल्कुल सही। ये मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन दिल का एक दर्द है जो मैं बताना चाहता हूँ। 2014 डीमोनेटाइजेशन के बाद जब मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और स्वामी जी के एक जो हायर्ड मीडिया हाउस है, यूट्यूबर हैं, श्री अय्यर, ठीक है, वो स्वामी जी के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनते। वो श्री अय्यर तो मेरे से मिल चुके हैं, मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से स्वामी जी के हिसाब से ही चलता है। जब इन लोगों को मैंने लिखना शुरू करा, ट्विटर पे एक्सपोज करना शुरू करा, तो अवनीश भाई 99.9% राइट विंग ने मेरा, मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे माता पिता का जो चरित्र हनन करा है, हम्म। हम्म।
वो मैंने झेला है और उस दर्द का मैं साक्षी हूँ और मेरे पे वो दर्द पलटा है, क्योंकि भारत में अगर किसी ने सुब्रमण्यम स्वामी को एक्सपोज करना शुरू करा बिना डर के, वो मैं था। ये क्रेडिट मैं लूंगा, और ये क्रेडिट इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ फायदा होना है। ये क्रेडिट मैं इसलिए लूंगा क्योंकि वो सफरिंग मैंने झेली है, आप लोगों ने नहीं झेली है। समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं साहब। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि परसेप्शन एक अलग और बहुत विवादास्पद रहे हैं। और मजे की बात ये कि वाजपेयी जी से शुरू कीजिए, उसके बाद मतलब उससे पहले आप देखिए तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, और फिर क्या क्या चंद्रा स्वामी से लेके मतलब वो पूरा, अगर आप जो भी दर्शक हमारे जो है उस समय के हैं और पढ़ने लिखने, अखबार वगैरह पढ़ने में अगर रुचि रखते हो, तो इनके पूरे एक यात्रा को समझते जाइए। और यहाँ आके अब जिस स्तर पर आए हैं स्वामी जी, तो निश्चित तौर पर कुछ राम मंदिर में श्रेय लेना बिल्कुल सही बात है। रामलला विराजमान ने डिपोनेंट का मुकदमा तो खुद लड़ा था, और ये तो केवल पूजा के अधिकार के लड़ रहे थे। मुकदमा जो जीता और रामलला विराजमान ने खुद जीता, किसी ने उनका मुकदमा नहीं जीता। वो नाबालिग के तौर पर अपना मुकदमा लड़ रहे थे, एक वादी जरूर थे। तो वहाँ राम सेतु में आपने थोरियम वाली जो पूरी कहानी बताई, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से इनका इतना लगाव, अटल जी के समय में भी उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए थी, अरुण जेटली साहब को मिल गई तो भी ये परेशान, निर्मला जी को मिल गई तब भी ये परेशान। मतलब कुल मिला के आत्म केंद्रित व्यक्ति, लेकिन उसी के साथ बिलो द बेल्ट हमला करना और किसी भी स्तर तक उतर जाना, ये संभवतः या तो हमारे यहाँ मजाक में कहा जाता है कि बुढ़ऊ सटक गए हैं या बुढ़ा सटक गया है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद है कि कभी ना कभी तो उन्हें सद्बुद्धि आएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है उम्र के इस पड़ाव में आदमी सीखता नहीं है साहब। आदमी इस नहीं, उम्र के इस पड़ाव में केवल गलतियां ही करता है, ये बात भी पक्की है। गौरव जी, बहुत कुछ स्वामी चरित्र के बारे में कहा जा सकता है, आपके पास इतनी जानकारी है कि अनवरत सुना जा सकता है। मैं भी थोड़ी बहुत चीजें अगर शेयर करूं तो आधा पौना घंटा लग जाएगा, जितना मैंने इनके बारे में अध्ययन किया और लगातार देखा है अपने किशोरवंश से अब तक। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे विवादास्पद विषय पर अभी तक दर्शकों आपने कहीं बात नहीं सुनी होगी। हम निर्भीकता से राष्ट्र प्रथम के भाव से बात करते हैं। हमने, गौरव जी जाने ने से ये भी कहा, पहले देखिए। हम्म। जाने से पहले इसी इसी वीडियो में एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। मधुकेश्वर, जिन्होंने स्वामी जी के इस ट्वीट पे अपनी टिप्पणी लिखी थी, नरेंद्र मोदी जी के लिए उठपटांग शब्दावली लिखी थी, मधुकेश्वर की प्रॉब्लम क्या थी? और मैं ये बात ऑथेंटिक बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने मेरे ट्वीट का जवाब दिया था, और इन्होंने जवाब ये दिया था कि आप मुझसे मिलने आए थे। क्षमा करें, गौरव प्रधान किसी से मिलने नहीं जाता है जब तक व्यक्ति खुद ना बुलाए। मधुकेश्वर ने मुझे बुलाया था, नॉर्थ दिल्ली में इनका घर था, और पहले मैंने वेट करा, फिर ये आई, फिर बोली चलो वॉक पे चलते हैं, और वो वॉक नहीं, दौड़ लगवा दी मेरी पार्क में। बाद में आके सड़क के किनारे एक लेमनेड पिलाया, और इनका मिलने का मकसद केवल ये था कि मेरी जो वो मनु शायरी वगैरह जो भी वो चलाती हैं, उसकी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे बन जाए। कितने छोटे मैं स्वार्थ। वेबसाइट मैं वेबसाइट नहीं बनाता, ये मेरा काम बिल्कुल। नहीं है, मैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ। तो मैंने उनको कुछ बच्चों को रेफर कर दिया कि बेटा इन लोगों को आप बात कर लीजिए मैम, ये लोग आपका काम कर देंगे। बातों बातों में जो, क्योंकि देखिए मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, अभी 2 बातें और करूँगा। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और बहुत चीज़ें जानता हूँ। मधुकेश्वर ने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू करा था 2002 के दंगों के वक़्त। हम्म। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने जब मेरे से मिली थी तभी इन्होंने कहा था कि मेरे को तो वाइस चांसलर बनना है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे रेवड़ी खाने वाले लोगों को हमेशा दूर रखा, और यही कारण है कि आज वो बिदक गई हैं, खड़े। क्योंकि बिल्कुल। उनके अरमान पूरे नहीं हुए, और ये पूरा एक गैंग है। स्वामी है, मधुकेश्वर है, वो एक आईपीएस है। स्वामी जी के बारे में 2 बातें और। आलोक वर्मा याद है आपको? हम्म। कौन थे? आईएएस ब्यूरोक्रेट, कोई जरूरी आलोक नहीं। वर्मा सीबीआई के हेड थे। सीबीआई के हेड थे, और उनको मोदी सरकार ने पद से फेंक दिया था।
जिसपे पब्लिक डोमेन में है, जानते हैं लोग। स्वामी जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। अब आप बिल्कुल। एक चीज सोचना बहुत ईमानदारी से, आलोक वर्मा से जाने से पहले स्वामी जी सीबीआई की जानकारी अपने ट्विटर पे देते थे। आलोक वर्मा के जाने के बाद स्वामी जी सीबीआई की कोई खबर नहीं दे पाते हैं। यानी ठीक स्वामी है, जी सबके अपने पर, सोर्स होते हैं, वो भी यूज करते थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो अब फिर कभी और बात करेंगे, अभी तो कहानी बहुत है। बहुत है, इसीलिए राजेश्वर मैं कह रहा सिंह हूँ ना। राजेश्वर सिंह, दिग्विजय सिंह, बहुत सारे मैं कहानी है। बिल्कुल है साहब, इसीलिए मैंने कहा कि अगर मुझे ही केवल जिक्र करना पड़े तो आधा पौना घंटा लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्वामी अनंत और स्वामी की कथा अनंता, तो इस पर और भी बात होगी दर्शकों। और आज बहुत सारे ऐसे अनछुए कारण और असली कारण जो कि कितने क्षुद्र हो सकते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो राष्ट्र प्रथम का भाव लेके चल रहा है, और बड़े-बड़े नकार दिए गए साहब। इसलिए अगर उम्र हो गई है तो सटक गए हैं तो बेहतर, लेकिन इस उम्र में आदमी सटकता नहीं है, सुधरता भी नहीं है, सटकता ही है। तो जब भी ये दर्शकों, हमें उम्मीद है कि स्वामी जी के लगातार चरित्र में हो रहे बदलाव को क्यों देखा जा रहा है, इसकी असली वजह क्या है, इसकी थोड़ी बहुत पड़ताल, हालाँकि ये करीब 54-55 मिनट की चर्चा हुई, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एपिसोड भी अगर इतने बड़े-बड़े किए जाएँ, तो भी स्वामी नाम का ये सिलेबस कवर नहीं होगा। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी अगर बन पड़े तो एक चर्चा और करें, क्योंकि इसमें बहुत से एंगल बाकी रह गए हैं। मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी और एंगल इसमें जोड़ना चाहता था और उसके सवाल भी लेना चाहता था गौरव जी से। तो बहुत जल्द अगली चर्चा इस पे प्लान करेंगे। आज के लिए आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो तो आगे और बढ़ाइएगा, और चैनल को आपने जैसे सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि गौरव जी के साथ इस तरह की विस्फोटक वीडियो चर्चा अगली बार प्रारब्ध पर कब आ रही है, आपको सीधे सूचना मिले। गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे, अवनीश और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री। नमस्कार, जय जय श्री राम।